हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लेकर आती हूं मनी सेंट्रल, जिसमें मेरे साथ होते हैं मेरे सहयोगी प्रवीण शर्मा। हेलो प्रवीण, आज की तो बड़ी खबर इकोनॉमी की जो है वो मेरी जेब से जुड़ी हुई है, आपकी जेब से जुड़ी है। बिल्कुल, जो सरकार ने इनकम टैक्स नया बिल पेश किया है संसद में, उसको रख दिया गया है और अब उसको लेके कितना बड़ा सुधार है, ये क्या क्या बदलाव है, ये आज की सबसे बड़ी खबर है हमारे लिए। हम कैसे भूल सकते हैं, जब वित्त मंत्री अपना बजट पेश कर रही थी तो भी उन्होंने ये कहा था कि बस एक हफ्ते के अंदर नया इनकम टैक्स बिल आने वाला है। तो एक हफ्ता तो नहीं, 12-13 दिन लग गए, लेकिन हाँ, नया इनकम टैक्स बिल जो है वो आज संसद के पटल पर रखा जा चुका है और तैयारी पूरी है कि एक साल के अंदर इसे लागू कर दिया जाएगा। इससे मेरी और आपकी जैसे टैक्स पेयर की जिंदगी कैसे आसान होगी, इस पर हम बात करने वाले हैं। और साथ ही में बात होगी बाजार की। बाजार पर एक बड़ी चेतावनी, बड़े ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस बैंक ऑफ अमेरिका ने क्या कहा है, इसको एनालाइज करेंगे। और आपके पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज की भी बात होने वाली है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से जुड़े लाखों लोगों के लिए है ये खास और अच्छी खबर भी। और साथ ही साथ मोदी और ट्रंप की मुलाकात, अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं और वहां से क्या कुछ निकल सकता है। और ये जाहिर तौर पर भारत के लिए, देश भर में और दुनिया भर की इकोनॉमीज के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। सभी की निगाहें यही टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स बिल की। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर कानून पेश कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर चैप्टर्स कम किए गए हैं और जब ये आएगा तो जो 1961 से चले आ रहे कानून को बदल देगा और एक नया कानून हमारे पास होगा। वित्त मंत्री ने लोकसभा स्पीकर से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का अनुरोध किया है। संसद से पास होने के बाद नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। तो अभी हमें क्या क्या पता चल रहा है, ये आपको बता देते हैं। पेजेस कम हो गए हैं, कहा 823 पेज होते थे तो अब 622 पेज हो गए हैं। जो सेक्शंस थे वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी शायद पुराने से, क्योंकि सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़े ज्यादा सेक्शंस आपको नजर आएंगे। लेकिन हाँ, एक जो सिग्निफिकेंट चेंज और होने वाला है वो है आसान बनाने के लिए कुछ शब्दों को बाय बाय कर दिया गया है। प्रवीण, मैं कुछ टैक्स एक्सपर्ट से बात कर रही थी तो कह रहे थे कि पुराने वाले में जैसे लिखा जाता था नॉट विथ स्टैंडिंग, ये शब्द अब आपको नजर नहीं आएगा। बहुत सारे प्रोविजियो होते थे, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते थे, उनकी जगह आसान टेबल्स हैं। तो एक बड़ा सुधार जो है, जैसा कि वादा किया था सरकार ने। बिल्कुल, और जो आप बता रहे हैं कि शब्दों को बदला गया है, असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर कर दिया गया है, प्रीवियस ईयर को फाइनेंशियल ईयर में तब्दील कर दिया गया है और इस तरह से पुरानी टैक्स रजीम को कायम रखा गया है। सरकार ने जो 12 लाख तक की टैक्स छूट दी है वो है। तो इस हिसाब से हम ये मान सकते हैं कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल आया है ये एक बड़ा सुधार है। सरकार ने जो सुधारों की प्रक्रिया इस बार बजट से शुरू की है उसमें ये एक बड़ा चेंज दिखाई दे रहा है। बड़े डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, एमएसएमईज के लिए स्पष्ट रूल किए गए हैं। जो क्रिमिनलाइज किया गया है प्रोविजंस को, यानी कि अब आपको पेनल्टी दे के छुटकारा मिल जाएगा, आपको जेल जाने, मुकदमेबाजी, इन सब झंझटों से सरकार भी बचना चाहती है। पिछले कुछ सालों में हमने इस बात को देखा है कि सरकार ये चाहती है कि लिटिगेशंस कम से कम हो, टैक्स डिस्प्यूट्स जहाँ पे आते हैं। उसकी दिशा में ये एक बड़ा कदम है। टैक्स रजीम को आसान सरल बनाने की, उनकी व्याख्या जो है डेफिनेशंस को, उसको आसान बनाने की और उनकी जगह फॉर्मूलेस का इस्तेमाल किया गया है। प्रियंका, वो भी एक बड़ी चीज़ है कि जहाँ पे डिस्क्रेशन को छोड़ दिया गया है, आपके पास फॉर्मूला है, वहाँ पे आपको टैक्स डिसाइड करने की एक ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और एक और आसानी के लिए जो बदलाव होंगे उसके लिए आपको बार बार अमेंडमेंट के जरिए नहीं, सीबीडीटी को ज्यादा पावर इसमें दिए जाएंगे प्रवीण। हाँ, असेसमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके पास ज़्यादा ताकत होगी। लेकिन इसका फ़ायदा किस तरह से क्या होगा, जो अफसर हैं उनको ज़्यादा शक्तियाँ देने का। हाँ, अफसर का काम बढ़ जाएगा। तो एक जो बात की जा रही थी कि फेसलेस स्क्रूटनी होगी, और फेसलेस तो इसमें क्या होगा कि जो इनकम टैक्स के जो सीबीडीटी के ऑफिशियल्स हैं वो ये चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन इसमें फ्लिप साइड ये भी है कि ये सिस्टम में कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसा चेंज ना हो, इसलिए इस पर नजर रखनी होगी कि कई इनकम टैक्स ऑफिसर्स कुछ ऐसे चेंजेस नहीं करते जो कि इनकन्वीनियंस पैदा कर दे, उस पर चर्चा कम होगी। आपकी भी आज एक्सपर्ट से कई से बात हुई जिन्होंने इस पूरे बिल को देखा है, उनका मोटे तौर पे वो समराइज किस तरह से इसको कर रहे हैं? उनका कहना है कि आसान किया गया है, शब्दों को आसान बनाया गया है, लेकिन जब तक रूल्स नहीं बनेंगे तब तक वो इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ जो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स,
उसका कुछ भी उसमें चेंज नहीं किया, वो 20% लगेगा इक्विटी के लिए। 1 साल होल्डिंग पीरियड है, कुछ लोग कह रहे थे 2 साल। एग्रीकल्चरल इनकम पे बड़ी कंफ्यूजन हो रही है कि क्या अब इसको सरकार ने टैक्स के दायरे में ला दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो ना कोई नई छूट आपको मिल रही है, ना आपका टैक्स बढ़ रहा है। बस रूल्स को आसान भाषा में लिखा गया है और इसीलिए 2026 से आप ये भी एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका जो रिटर्न फॉर्म है ना वो बदल जाएगा। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बिल्कुल। और दर्शक हमारे जो आज आपकी बात हुई है टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली और मनोज लांबा से, उसको भी देख सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में, वो भी मिल जाएगी खबर। बेहद अहम है कदम जो सरकार ने उठाए हैं नए इनकम टैक्स बिल में, नए कानून में, वो कदम क्या है, उनका असर क्या होगा, वो एक्सपर्ट्स ने बहुत बारीकी से इस चीजों को समझाया। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई है प्रवीण, आपने बिल्कुल सही याद दिलाया। उस बातचीत का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बहुत मजेदार बातचीत हुई, तो जरूर देखिएगा उसको। चलिए अब बाजार को लेकर जो एक बड़ी वार्निंग आ रही है, इस खबर को कवर करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज के इंडिया रिसर्च हेड अमित शाह ने चेतावनी दी है कि 2025 में निफ्टी में सिंगल डिजिट रिटर्न मिलेगा। ऐसा ही रिटर्न तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स में ही मिलता है जिनमें एफडी जैसे ठिकाने आते हैं। तो इसमें जो है अब अगर यही रिटर्न इक्विटी में मिलेगा तो फिर ये चिंताजनक है। और इससे भी बड़ा खतरा उन्होंने मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेकर के जताया। उन्होंने कहा है कि हालिया करेक्शन के बावजूद ये स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड बने हुए हैं और इस सेगमेंट में गिरावट और आ सकती है। ये वार्निंग है इनकी और इन्होंने कहा है कि इनमें लार्ज कैप के मुकाबले कम और यहाँ तक कि नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकते हैं। तो लार्ज कैप की वापसी हम देख रहे हैं, स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ता हुआ टेंशन देख रहे हैं शेयरों में। और ये वार्निंग जो है इसमें आप क्या रीड कर रहे हैं? मतलब लग रहा है कि बाजारों पर जो खतरा था वो टला नहीं है। हमने आज रिकवरी देखी है लेकिन ये शॉर्ट टर्म रिकवरी हो सकती है। बाजारों का खतरा कतई नहीं टला है और यही बात जो दूसरे भी ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा है, वो बात बैंक ऑफ अमेरिका के भी जो हेड ऑफ रिसर्च हैं उन्होंने इसमें कही है। उन्होंने एक और अहम बात कही है जो मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स को लेके है, जहां उन्होंने कहा कि भले इनमें गिरावट आई है हाल के वक्त में, लेकिन ये गिरावट उतनी बड़ी नहीं है। ये स्टॉक्स अभी भी ओवर वैल्यूड है और इनमें आगे चल के और करेक्शन आ सकता है। तो ये एक वार्निंग है जिसको लेके बार बार चेताया जा रहा है कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक से दूर रहिए। न केवल इन स्टॉक से दूर रहिए बल्कि मिड और स्मॉल कैप फंड से भी दूर रहने की, उनकी एसआईपी से भी दूर रहने की बात कुछ एक्सपर्ट कर चुके हैं। तो एक पहलू यहाँ ये है, निफ्टी के सिंगल डिजिट रिटर्न की बात अमित शाह ने कही है, जो बैंक ऑफ अमेरिका के रिसर्च हेड है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेवलप्ड मार्केट हैं उनका जो रिटर्न है, वहाँ पे उन बाजारों में जो रिटर्न मिल रहा है वो भारतीय बाजार या भारत जैसे दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और इसी वजह से जो हम देख रहे हैं कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं या एफआईआईज हैं, उनकी लगातार बिकवाली इन मार्केट से बनी हुई है। पिछले साल सितंबर से अब तक लगभग $23 बिलियन की बिकवाली, नेट बिकवाली हुई है और इस साल जनवरी से अब तक $11 बिलियन की एफपीआईज बिकवाली कर चुके हैं। एक फैक्टर और जो अमित शाह ने बताया है वो भी गौर करने वाला है कि आखिर जो विदेशी निवेशक हैं वो भाग क्यों रहे हैं। इसका उन्होंने उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो अमेरिका में बॉन्ड यील्ड 4.5% का है, यानी वो रिस्क फ्री रिटर्न वहां उन्हें ये मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि भारत में रुपए लगभग 5% और डिवैल्यूड होगा, यानी और कमजोर होगा। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो 9% का रिस्क फ्री, जैसा अमित शाह कह रहे हैं, रिस्क फ्री रिटर्न इन्वेस्टर्स को यूएस मार्केट्स में मिल रहा है। अमेरिकी इक्विटीज और अमेरिकी बॉन्ड मार्केट ज़्यादा फायदेमंद, ज़्यादा मुनाफे वाले उनको नज़र आ रहे हैं। एक और जो अहम बात है वो समझने की, वो ये है कि जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं प्रियंका, वो भारत में ये सोचते हैं कि उनको कम से कम 15% का रिटर्न मिले, इस उम्मीद के साथ इंडिया के मार्केट में आते हैं। लेकिन अब जो हालात हैं उसमें उनको 8-9% का रिटर्न ही मिलता हुआ दिख रहा है और ऐसा रिटर्न वो अमेरिका के बाजारों में इजीली हासिल कर सकते हैं। इसलिए उनको भारत के बाजार अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो घटता रिटर्न, घटता रुपया, ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर अभी भी एफपीआईज को रोकने में कामयाब नहीं होंगे, यानी हमें अभी थोड़े से ट्रबल टाइम्स देखने पड़ेंगे। बिल्कुल। 2025 हल्का जा सकता है भारतीय बाजारों के लिए और हो सकता है कि इस पूरे साल एफआईआईज
बाहर ही रहे भारत से। ठीक है, तो म्यूटेड रिटर्न जो बार बार एक्सपर्ट्स हाईलाइट कर रहे थे, तो 2025 जो है उतना ग्रेट नहीं रहेगा। और साथ में ये भी समझने वाली बात है कि शेयर बाजार लगातार बहुत दौड़ चुके हैं और वैल्यूएशन की चिंता अभी भी बरकरार है स्मॉल कैप और मिड कैप में, जबकि ये गिर चुके हैं उसके बाद भी। तो आप सोचिए कि ये कितनी हाई वैल्यूएशन पर हैं, और इसीलिए अभी जो है सिचुएशन जो है, अभी हम लोग क्या कहते हैं, वी आर नॉट आउट ऑफ द वुड्स, अभी दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई है। तो शेयर बाजार में तो झटके लग ही रहे हैं, लेकिन अब एक और जगह जहां पर कम रिटर्न, अभी प्रवीण भी हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन यहां पर भी कम रिटर्न का सामना हमें करना पड़ सकता है, जैसे कि एफपीआई इसको भारतीय बाजार में करना पड़ा। अब बारी है हमारे कम रिटर्न की। तो जो लोग सैलरीड हैं और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं, ईपीएफ के मेंबर हैं, उन्हें अपने पीएफ खाते पर जो ब्याज मिलता है वो कम हो सकता है। मैं तो इस उम्मीद में बैठी थी कि सरकार लगातार अच्छी अच्छी खबरें दे रही है, तो प्रवीण ईपीएफ में ब्याज बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। और ईपीएफओ पीएफ फंड डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट को 8% के करीब रख सकता है। इससे एक साल पहले अगर हम बात करें तो 8.25% ब्याज हमें मिल रहा था। और अब ये खबर आ रही है कि ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक 28 फरवरी को होने वाली है, और वहां पर फिर पता चलेगा कि क्या हम यहां पर एक रेट कट देखेंगे 8.25 से 8% तक। सिचुएशन क्या कह रही है, मतलब आप इस सिचुएशन को कैसे रीड करेंगे? क्या ईपीएफ में हमें, मतलब बहुत समय से बातें जब भी हम देखते थे इकोनॉमी में, जब भी सवाल उठते थे तो होता था कि अब जो है ये कम कर देंगे, पर हुआ नहीं है। पर अब क्या संकेत मिल रहे हैं कि कम हो जाएगा ईपीएफ पर ब्याज? ईपीएफ पर ब्याज कम हो सकता है, इस बात के आसार हैं। उसके दो फैक्टर हैं, दो वजह हैं। पहली वजह यह है कि एक तो ईपीएफओ का जो इन्वेस्टमेंट की जो कमेटी है उसकी बैठक होगी अगले हफ्ते, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक जैसा आपने बताया 28 फरवरी को होने वाली है। हुआ यह है कि ईपीएफ में रिटर्न बढ़े हैं, जो प्रोविडेंट फंड पैसा लगाता है वहाँ रिटर्न बढ़े हैं, लोगों का नंबर भी बढ़ा है, जो पीएफ के मेंबर्स हैं वो बढ़े हैं, लेकिन उसके साथ ही क्लेम सेटलमेंट भी बढ़े हैं, यानी जो क्लेम किए जा रहे हैं उसकी तादाद बढ़ी है। इस पूरे फिस्कल में लगभग 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ से इनफैक्ट ज़्यादा क्लेम आए हैं, और उनके जरिए 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का क्लेम सेटल किया गया है। पिछले साल की अगर हम बात करें 2023-24 की, तो तब 4.5 करोड़ के आसपास क्लेम आए थे, और 1,82,000 करोड़ के आसपास इनके जरिए क्लेम सेटल हुआ था। मसला अब ये आ गया कि क्लेम का पैसा ज़्यादा गया है पीएफ के पास से, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि पूरा का पूरा जो ब्याज दरों का खेल है वो अब डाउनवर्ड साइकिल में आ रहा है, और वहाँ पे जब अभी हालिया रेट कट हुए हैं तो चूंकि पीएफ का पैसा न सिर्फ इक्विटीज़ में लगता है बल्कि डेट कंपोनेंट्स में भी लगता है, ऐसे में हो सकता है कि इस साल के लिए जो पीएफ पे मिलने वाला ब्याज है वो सरकार थोड़ा, या जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है वहाँ पे ये फैसला लिया जाए कि ये थोड़ा सा इस पे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया जाए। हालांकि जो सीबीडीटी का फैसला होता है उसके बाद वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाता है और वहाँ इस पे अप्रूवल फाइनली लगता है। तो ये पूरा जो सिचुएशन है, माहौल है, उसके हिसाब से देखने में ये लग रहा है कि 8.25% से अब घटकर हो सकता है 8.15% या 8.2% का इंटरेस्ट रेट सरकार इस बार इस पर ऐलान कर सकती है। ये ओके, सो ईपीएफ पर जो है अब कम शायद ब्याज के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। मुझे लग रहा था हम अच्छी खबर देंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन अच्छी खबर देने के लिए अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन हाँ, एक खबर जिस पर दुनिया भर की नज़र है, मोदी और ट्रंप की मुलाकात। आज देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की अहम मुलाकात होने वाली है। इसके बाद दोनों नेताओं की एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ट्रंप मोदी के बीच ट्रेड, टैरिफ और वीज़ा पर फोकस रह सकता है। पिछले साल भारत ने 87 अरब डॉलर का सामान अमेरिका को भेजा था, जबकि 42 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया था। इस तरह से भारत का ट्रेड सरप्लस करीब 46 अरब डॉलर का रहा है। तो इस बैठक पर आज नजर रहनी चाहिए और कहाँ फोकस करें। प्रवीण इसे बहुत क्लीनली वॉच कर रहे हैं, और जब हम मनी सेंट्रल में बातचीत खत्म कर देते तब भी प्रवीण कहते कि अरे ये तो डिस्कस नहीं किया हमने। तो बताइए यहाँ आपकी नजर कहाँ है आज? नहीं, पूरा देखिए, ट्रेड, टैरिफ और वीज़ा, ये 3 अहम मसले हो सकते हैं जिन पर आज प्रधानमंत्री मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की बैठक का पूरा फोकस रह सकता है।
रात 2:30 बजे ये मीटिंग होगी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी होंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप होंगे। उस मीटिंग के बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आएंगी कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेके, टैरिफ्स को लेके और वीज़ा को लेके, क्योंकि एक बड़ी तादाद में इलीगल इमिग्रेंट्स का मामला अमेरिका के सामने है जिसमें भारतीय शामिल है। तो सरकार उसको किस तरह से डील करने वाली है, इस पर चर्चा जरूर होगी। दूसरी बात आ जाएगी रियायतों की। भारत किस तरह की रियायतें अमेरिका को देने के लिए तैयार है। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात होगी तो शायद उससे पहले ही अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ का जो बात है, जो उसने ऐलान किया है, उसका जो डिक्री है या उसका जो ऑर्डिनेंस है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप दस्तखत कर देंगे। यानी मोदी और ट्रंप की मुलाकात के पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ पर के नियम लागू होने की तैयारी शुरू हो जाएगी। और इसलिए भी पूरी चीज़ें जरूरी हैं क्योंकि अमेरिका ने हाल में ही एल्यूमिनियम हो या स्टील हो, दोनों पे 25% का टैरिफ ठोक दिया है पूरी दुनिया पे। भारत भी उसकी जद में है। 12% का एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट भारत करता है, जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट है उसका 12% हिस्सा यूएस जाता है। स्टील के मामले में वो तकरीबन 5% बैठता है। तो ये बड़े मसले हैं जहां भारत किस तरह के, माना यह भी जा रहा है कि जो लग्जरी कारें हैं या जो सोलर पैनल हैं और ऐसे ही दूसरे आइटम हैं, उन पर सरकार टैरिफ में भारत सरकार छूट देने के लिए तैयार हो सकती है। एक नोमरा की भी रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत 30 आइटम ऐसे हैं जिन पर टैरिफ में छूट देने के लिए वो लेके वहां पहुंचा होगा ट्रंप के पास। तो कुल मिला के देखने वाला पूरा बात ये होगी 2:30 बजे जब पीएम की और ट्रंप की बैठक होगी तो उसमें किस तरह की बातें होती हैं। क्या मोदी संभाल पाएंगे, इस पूरे मसले को हैंडल कर पाएंगे? इसकी भारत में ही नहीं दुनिया भर की नजरें हैं, क्योंकि भारत जिस तरह से ट्रीट करेगा, चीज़ों को जिस तरह से डील करेगा, दुनिया भर के बाकी देश भी आने वाले वक्त में ट्रंप से मिलकर अमेरिका के साथ चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आर पार की लड़ाई है आज। आर पार की लड़ाई है, दुनिया की नजरें हैं कि भारत किस तरह से इस पर रिएक्ट करता है। ओके, पर उसके पहले तो हम देखेंगे कल जब इक्विटी बाजार खुलेंगे तब वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उस पर भी नजरें रहेंगी। तो मनी 9 में लगातार इस खबर का इम्पैक्ट, इसका असर क्या पड़ रहा है, हम कवर करते रहेंगे। तो प्रवीण, आज की बातचीत को यहीं रैप अप करते हैं। मनी सेंटर में बिग नाइट है आज, ट्रंप और मोदी की ये मुलाकात, इस पर नजरें हैं, इसके सारे इम्पैक्ट पर भी हम फोकस करेंगे। आज हमें यही इजाजत दीजिए, कल होती है मुलाकात। नमस्कार।